कल हम पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक प्रजनन और लैंगिक अंग क्या है। वहां से चलते हुए हमने सीधे डेवलपमेंट ऑफ स्पोर, पोलन ग्रेन से युग्मक का निर्माण यहाँ तक पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में आइए उससे आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करें, इसको भी मैंने कल के पीरियड में बता दिया था। लेकिन अब उसके आगे की बात देखें, उसके आगे की बात को हम अध्ययन करते हैं। तो उसके आगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर और उसके प्रकार। ओव्यूल के एक टिपिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, ये संरचना है, ये न्यूसेलस। कल मैं इसके बारे में चर्चा किया था, इसलिए मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। और ये इम्ब्रोएसेक, ये पूरा गोला से संरचना दिखाई दे रहा है, ये पूरा इम्ब्रोएसेक है। इम्ब्रोएसेक चारों तरफ एक आवरण है, ये आवरण कहते हैं इंटेगुमेंट। ये और इस एंड को इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, इसलिए इस एंड को भी हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, पाइलर एंड कहते हैं। और इसको कहते हैं चलेजल एंड, चलेजा भाग है इसलिए एंड है ये। हाइलम, फ्यूनिकुलस ये। अब यहाँ पर देखिए इम्ब्रोएसेक को हम देखें थोड़ा सा, और इस इम्ब्रोएसेक को मैं बाहर निकाल के आपको बता रहा हूँ। इम्ब्रोएसेक इस प्रकार संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना को हम देखें तो इसमें ऐसी कुछ संरचना बनी हुई आप देख सकते हैं। ये तो इनमें से ये वाले संरचना को देखिए, ये एक कोशिका है। वैसे 8 न्यूक्लियस से बने हुए संरचना है। तो ये है एक सेल है, अंड कोशिका, और उनके आजू बाजू में 2 कोशिका और आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिनर्जिड सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। ये अंड कोशिका के सहयोगी है। एंटीपोडल, और ये इसी को पोलर सेल भी हम कहते हैं, और इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये संरचना है इम्ब्रोएसेक का, जो ओव्यूल के मध्य में पाया जाता है। और यहीं पर एक सेल है, इसलिए जब मेल गेमिट आएगा, क्योंकि ये फीमेल गेमिट है, एक सेल जिसको हम कह रहे हैं ना वो फीमेल गेमिट है। और जब मेल गेमिट आएगा तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल और मेल गेमिट दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करेंगे, दोनों संयोजन होगा। तो ये इनके संरचना, और संरचना के बाद में ओव्यूल, विभिन्न प्रकार के ओव्यूल होते हैं, उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कुछ प्रकार को देखें हम, तो एक होता है ऑर्थोट्रोपस प्रकार का। इस प्रकार के ओव्यूल में ये ओव्यूल है, ओव्यूल। इस ओव्यूल में देखोगे तो स्पष्ट नजर आता है यहाँ पर, इसमें इम्ब्रोएसेक, माइक्रोपाइलर एंड और चलेजल एंड दोनों एक सीधे में है, अर्थात सीधे क्रम में ये। और यही मुड़ के अगर इस प्रकार से हो जाए संरचना, ये संरचना, तब इसी ओव्यूल के प्रकार को हम कहते हैं एनाट्रोपस प्रकार का। बाकी संरचना सेम रहेगा, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस इनके आकार के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ये ऑर्थोट्रोपस, और ये है एनाट्रोपस, ये। और यही थोड़ा से मुड़कर आधा मुड़ जाए, 90 अंश कोण अगर मुड़ा हो, तब उसको कहा जाता है हेमिट्रोपस। देखिए बाकी संरचना आप बना लीजिए, मैं समझाने के लिए ज्यादा उसको नहीं बना रहा हूँ, पूरी संरचना नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ इनके
आकार कैसे हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसका प्रकार हम देख रहे हैं। तो इनको देखिए, ये पूर्ण रूप से मुड़ा हुआ नहीं है। अगर पूर्ण रूप से मुड़ जाता तो एनाट्रोपस कहलाता। तो इसलिए आधा मुड़ा हुआ हेमीटोपस कहेंगे। ट्रोपस, हेमीटोपस, आर्थोटोपस, एनाट्रोपस, हेमीटोपस। इसी प्रकार से आता है एम्फीटोपस। एम्फीटोपस को देखोगे तो एनाट्रोपस और हेमीटोपस दोनों की मिला हुआ रूप होगा एक प्रकार से। एनाट्रोपस कैसे होता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है। ये पूर्ण रूप से सीधे न मुड़कर आधे रूप से मुड़े होते हैं। ये और इसके इम्ब्रोस से थोड़ा से इस प्रकार से होगा, इसलिए इसको कहा जाता है एम्फीटोपस। बाकी संरचना वैसे रहेगा जैसे आप देखे हैं, इसलिए मैं उन संरचनाओं को नहीं बता रहा हूँ। इनके हम प्रकार को देखें। और एक और प्रकार आ जाता है केमाइलोट्रोपस। ये हेमीटोपस जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है इसमें। इस प्रकार संरचना देखिए, सभी का प्रकार अलग अलग है। आर्थोटोपस, एनाट्रोपस, हेमीटोपस, एम्फीटोपस और केमेलोट्रोपस। और एक और होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में देखो, ये जो गोल घूमकर एनोट्रोपस जैसा हो जाएगा, फिर आगे और एक और बार घूम जाता है, एक और राउंड हो जाता है, तब एक बार और राउंड होगा। तो इनकी संरचना आर्थोट्रोपस भी होता है। घूमकर तो एनाट्रोपस हुआ, और एनाट्रोपस के बाद फिर से एक बार घूमा तो आर्थोट्रोपस ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये कुंडलित होता है, क्वाइल्ड हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। सर्सिनेट होता है ये संरचना, एक्चुअली में क्या है, सर्सिनेट हो जाता है। बाकी संरचना इनका एम्ब्रोएसेक का संरचना तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अंतर ये आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोपाइलर एंड और चेलेजल एंड, इसमें देखें तो आर्थोट्रोपस जैसा हो गया है, लेकिन राउंड हो गया है, क्वाइल्ड हो गया, सर्सिनेट हो गया है, इसलिए इसको सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बोलते हैं। ट्रोपस ये ओव्यूल। तो इस प्रकार से आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीटोपस, एम्फीटोपस और केमाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, इतने प्रकार की इसमें इनके ओव्यूल होता है। और इसी ओव्यूल को उसके डेवलपमेंट को भी थोड़ा से हम और देख ले। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पोर। ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पोर। स्पोरोजिनेसिस देख लेंगे इसी में। तो देखिए, जब पुष्प का निर्माण होते हैं तो उसी समय पुष्प के ओवरी वाले भाग में एक उभार बनते जाता है। इस प्रकार से उभार, और यही उभार आगे बढ़ जाता है। ये ऐसे बनते जाता है और उभार अंत में जाकर ये ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ओव्यूल में कन्वर्ट होता है, ये ओव्यूल बनते जाता है धीरे से। और ओव्यूल बनने के बाद मैंने पहले इनकी संरचना को बता दी, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसमें हम
मेगास्पोर कैसे बनता है उसको देखें। जैसे कि हम यहाँ पर एक संरचना देखे थे, ओव्यूल की संरचना देखे थे ये, और चारों तरफ से कोश की संरचना, जिनको हम विस्तार से पहले इसको देख लिए थे। ये अब यहीं पर क्या होता है, एक जो कोशिका होता है ये सक्रिय हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, बहुत सारे कोशिकाओं की संरचना बना हुआ है, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे एक कोशिका है जो ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद विभाजन के लिए तैयार होता है। उस कोशिका को हम कहते हैं इस कोशिका को कहा जाता है इनिशियल आर्कीस्पोरियल सेल, या फिर इसी को कहते हैं प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। स्पोरियल सेल है ये, और इसी सेल पर एक विभाजन होता है। इस कोशिका को मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पर देखिए आर्कीस्पोरियल सेल है ये, और इसमें विभाजन होता है। पेरिक्लिनल एड्यूजन होने से दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। दो कोशिका में ऊपर वाले जो कोशिका होता है ये प्राइमरी पेराइटल सेल में परिवर्तित हो जाता है, नीचे वाला प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में परिवर्तित होता है। इसके बाद आगे और देखेंगे, जो प्राइमरी पेराइटल सेल है उसमें बहुत सारी विभाजन होता है, और विभाजन होने का उसका परिधि का निर्माण करता है। लेकिन जो नीचे में भी स्पोरोजीनस कोशिका है, इसमें विभाजन होकर दो कोशिका बन जाएगा, और दो से नीचे वाला को हम देख रहे हैं ना, और दो कोशिका से फिर ये बन जाएगा, इसमें दोनों में फिर विभाजन होगा, तो ये चार कोशिका की संरचना बन जाती है ये। और ये स्पोर, चार स्पोर बन जाता है, चार मेगा स्पोर बनता है। उन चार मेगा स्पोर में से तीन जो मेगा स्पोर है विकसित होकर डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन बड़ा वाला एक कोशिका शेष रहता है, यही बनता है मेगा स्पोर ये, और ये डिजनरेट हो जाता है। ये डिजनरेट हो गया। अब बच गया एक मेगा स्पोर बचा हुआ ना, इसी मेगा स्पोर में फिर से डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद देखिए एक कोशिका है, एक कोशिका से ये दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, दो केंद्रक पर बन जाएगा, और दो केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन होगा यहीं पर, और दो से फिर चार, और चार से आठ। इस प्रकार से एम्ब्रोयसेक की संरचना, ये दो से चार, चार से आठ, आठ न्यूक्लियस वाले एक संरचना बन जाता है। और यही आठ न्यूक्लियस वाले जो संरचना बना हुआ है मेगास्पोर से, इसी में से मैंने पहले ही बताया था जब इनकी हम संरचना पढ़ रहे थे, तो उनमें से एक सेल बन जाता है, उनके चारों तरफ दो कोशिका और सिनर्जी सहायक कोशिका, और तीन चले जाते हैं चलेजल इनके तरफ जो एंटीबॉडी बनाएगा, और दो न्यूक्लियस, ये सभी न्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन के कारण बना हुआ है, तो सभी एन प्रकार का होता है, अर्थात अगुणित होता है, सभी अगुणित केंद्रक है। इनमें से दो, ये भी एन है और ये भी एन, दोनों मिल जाता है और आगे बनकर ये 2n बन जाता है। यहीं पर ये जो कोशिका आर्कीस्पोरियल से बना हुआ ये संरचना है, और यही मेगास्पोर से बना हुआ एम्ब्रोयसेक का निर्माण करता है। यहीं पर ये संरचना, जिसको अभी हम डेवलपमेंट में देखे, विकास कैसे होता है इसको देखे, तो यहीं पर ये संरचना बनती जाता है। देखिए एम्ब्रोयसेक का निर्माण होता है, ये एम्ब्रोयसेक है, एम्ब्रोयसेक। अब इसी एम्ब्रोयसेक को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब ये प्रश्न मत करना कि अभी हम ओव्यूल ऐसे एनाट्रोपस वाले बनाए थे, तो ये आर्थोट्रोपस वाला भी देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है।
कई बार होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ओब्यूल अभी दूसरे वाला बना रहे हैं, तो माइक्रोपाइलर यूनिट ये ही होगा और चिलेजल यूनिट ये है, दोनों सीधे में है, ऑटोट्रोपस प्रकार का हो जाएगा। तो देखिए ये इम्ब्रोएसिक, ये और जो पोलर न्यूक्लियाई है दोनों आपस जुड़ जाता है और 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, एक सेल है ये, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए इसको और डिटेल नहीं करता। तो इम्ब्रोएसिक का विकास एक आर्किस्पोरियल कोशिका के विभाजन से दो कोशिका से ऊपर वाले जो पैराइटल है उससे परिधि कोशिका और नीचे वाले जो प्राइमरी स्पोरोजिनस है उनसे 4 स्पोर बनता है। उनके 4 स्पोर में से 3 स्पोर डिजेनरेट हो जाता है, एक बन जाता है मेगा स्पोर जो फंक्शनल होता है और यही विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 8 न्यूक्लियस वाले संरचना, जिनमें से 3 माइक्रोपाइलर इनकी ओर चले जाता है, जिनमें से एक सेल होता है और 3 चिलेजल इनकी ओर चले जाता है, एंटीपोडल सेल होता है, एंटीपोडल सेल है और 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का या पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है, उनका निर्माण होता है। इस प्रकार से इम्ब्रोएसिक का डेवलपमेंट देखे हैं, अर्थात फीमेल गेमेट का निर्माण हो चुका है। फीमेल गेमेट के निर्माण के बाद आइए हम फर्टिलाइजेशन की ओर चले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले पोलिनेशन के बारे में भी हम अध्ययन कर ले थोड़ा से। पोलिनेशन अर्थात परागण, इसको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा आपको, इनके कितने प्रकार है और किस प्रकार से होता है क्या चीज, इनके बारे में हल्का सा हम चर्चा करते हैं। पोलिनेशन, परागण, पोलिनेशन, ये पोलिनेशन परागण का मतलब होता है पुष्प के एंथर लोब के विस्फोटन के बाद उसमें उपस्थित जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, उसका स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है परागण। हम एक ही पुष्प में पहले देख ले, थोड़ा सा इनको समझ ले। ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा में साथ में ये उस पुष्प के एक ही पुष्प मान लेते हैं, ये है एंथर लोब है, एंथर लोब और स्टिग्मा। ये तो इसका विस्फोटन होने के बाद ये फट जाता है, फटने के बाद पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद स्टिग्मा तक पहुंच गया मान लेते हैं। तो एंथर लोब से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। और ये पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, परागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है एक पौधा में उपस्थित द्विलिंगी पुष्प उसी पुष्प के एंथर लोब से परागकण के उसी स्टिग्मा में आ जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है उसी पौधे के एक पुष्प के पोलन ग्रेन दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचे, वर्तिकाग्र तक पहुंचे, अर्थात एक ही पुष्प में एक ही जाति के बीच में पोलन ग्रेन के स्थानांतरित हो रहा है एंथर लोब से स्टिग्मा तक। उसी पुष्प में हो सकता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में भी हो सकता है, तो ये कहलाता है स्वपरागण कहलाता है। और स्वपरागण के हवा के द्वारा सीधे ये परागित हो सकता है, परागण स्थानांतरित हो सकता है, ये स्वपरागण है। तो स्वपरागण जिसमें जिस पौधे में पाया जाता है उसमें पुष्प ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, आकार बहुत बड़ा भी नहीं होता है, चमकीले चटकदार या रंगीन नहीं होता है, छोटे आकार वाले होते हैं, रंगहीन गंधहीन वाले होते हैं, क्योंकि उसमें अन्य पक्षी है या कीट है आकर्षित नहीं होता, इसलिए गंधहीन होता है। तो इनके पुष्प भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वन प्रकार के, कुछ वन प्रकार के भी होते हैं, इनमें स्वपरागण होता है। लेकिन अब आ जाता है हमारे पास परपरागण। तो परपरागण में एक पौधा कि पुष्प के एंथर लोब से पुंकेसर से पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से अन्य कोई माध्यम से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, उसकी स्टिग्मा तक पहुंचता है, तब ये कहलाता है परपरागण कहलाता है। और परपरागण भी
पर परागण के लिए कोई माध्यम की जरूरत है। फिर एक तो या तो वायु के द्वारा हो सकता है, वायु पर परागण, वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंच सकता है। और दूसरा हो सकता है जल परागण। जल पर परागण है, ये जली पौधों में देखने को मिलता है। और तीसरा जंतु के द्वारा भी होता है पर परागण, कीटों के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जंतु परागण में आप देखेंगे कीट परागण, कई पौधे में ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे कीट होते हैं उस पुष्प पर आ जाते हैं और उसके मकरंद को चूसते हैं। चूसने के दौरान उसके शरीर पर पोलन ग्रेन चिपक जाता है। जब वो दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है तो पोलन ग्रेन का स्थानांतरण हो जाता है। अगर कीट के द्वारा हो रहा है तो ये कीट पर परागण कहलाएगा। यही पक्षियों के द्वारा भी होता है, तब इसको पक्षी के द्वारा बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेगा हमको। तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली पर परागण। चमगादड़ के द्वारा होता है चिरोटेफिली पर परागण। ऐसे बहुत सारे और इनके उदाहरण आपको मिल जाएगा पर परागण के। तो ये पोलिनेशन है, अर्थात एंथर लोब से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया, स्थानांतरित होने की क्रिया को हम कहते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन के बाद फिर से आगे का जो स्टेप शुरू होता है लैंगिक प्रजनन में, वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन। ये मैंने पहले बताया कि यहाँ पर देखिए ये स्टिग्मा है और ओवरी, फ्लावर की ओवरी है और इसी ओवरी में मान लो ये है एक ओव्यूल है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन आने के बाद इसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब बन जाता है और ये पोलन ट्यूब मैंने पहले कल की पीरियड में ही बताया था कि पोलन ट्यूब बनता है। तो पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमेट भी आ जाता है। जेनेटिव जो न्यूक्लियस है इसमें विभाजन से 2 गेमेट बन जाता है। ये पोलिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होगा और पोलन ट्यूब पहुंच जाता है कहां पर, ओव्यूल के पास। अब ओव्यूल के अंदर कैसे प्रवेश करेगा, तो इनके 3 प्रकार हैं प्रवेश करने के लिए। पहला देखिए ये ओव्यूल और इस ओव्यूल में ये पोलन ट्यूब आएगा, माइक्रोपाइलर एंड से भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पोलन ट्यूब है ना, माइक्रोपाइलर एंड से भी कर सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। पोलन ट्यूब सीधा प्रवेश कर सकता है चले जल एंड से, ऐसा भी हो सकता है। या कई पौधे में माइक्रोपाइलर से न करके और न ही चले जल एंड से करके ये सीधा प्रवेश कर सकता है पोलन ट्यूब। ये इनके इन भाग से, पृष्ठ भाग से भी कर सकते हैं। तो इतने प्रकार से साइड से भी वो प्रवेश कर सकता है, चले जल एंड से भी कर सकता है या माइक्रोपाइलर एंड से भी इससे पोलन ट्यूब का प्रवेश हो सकता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करता है, ओव्यूल में प्रवेश करने के बाद एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करता है, तो उसमें केमिकल पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। और रासायनिक पदार्थ पाए जाने के कारण उसके जो सामने वाले भाग है पोलन ट्यूब का, वो घुल जाता है। और घुलने के बाद दोनों नर युग्मक अंदर प्रवेश करता है एम्ब्रियो सेक में। ये संरचना एम्ब्रियो सेक का है। ये एंटी पोलर और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर।
न्यूक्लियाई, ये ठीक है। और ये संरचना है एक सेल और सिनर्जी। जीट सेल है ये, देखिए। अब मान लेते हैं, हम कहते हैं कि पोलन ट्यूब यहां पर प्रवेश कर लिया। ये पोलन ट्यूब जैसे ही प्रवेश करता है तो इनके सामने वाले भाग घुल जाता है। घुलने के कारण इसमें जो दो मेल गेमिट है वो बाहर आ जाता है। ये मेल गेमिट है, ठीक है, ये मेल गेमिट। अब मेल गेमिट अंदर प्रवेश कर जाता है। यहां पर देखिए, ये दोनों मेल गेमिट अंदर आता है तो दो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। एक मेल गेमिट एक सेल के साथ और एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। पहला देखिए, पहला फर्टिलाइजेशन, प्रथम निषेचन, मेल गेमिट प्लस अंड कोशिका एक सेल, और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो बनता है जाइगोट। ये 2n जाइगोट, क्योंकि ए भी एन होता है और ए भी एन होता है, और ये बन जाता है 2n जाइगोट का निर्माण होता है। अब दूसरा फर्टिलाइजेशन देखिए, अर्थात यहाँ पर ये वाले जो मेल गेमिट है ये एक सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है ये इनके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, दूसरा जो गेमिट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ होगा और उनके साथ फर्टिलाइज होगा, तो इसको हम कहते हैं द्वितीय निषेचन। निषेचन देखिए, मेल गेमिट मान लेते हैं ये है और ये एन है, पोलर सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये है 2n और दोनों के बीच में फर्टिलाइज होगा तो ये बनेगा 3n बन जाता है। 3n सेल बनता है, 3n ट्रिप्लॉइड सेल बन जाता है। और ये ट्रिप्लॉइड सेल आगे चलकर इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन है, दो नर युग्मक होता है, दोनों नर युग्मक फर्टिलाइज करता है एक सेल के साथ, अर्थात फीमेल गेमिट के साथ, और जाइगोट बनाता है, 2n जाइगोट बनाता है। और एक मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियाई अर्थात पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, जिससे बनता है 2n सेल बनता है। और आगे चलकर निषेचन हो गया, निषेचन से दो निषेचन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें से जो जाइगोट बना हुआ है ये जाइगोट आगे डेवलप होगा, एम्ब्रॉय बन जाता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण बनता है और जो ट्रिप्लॉइड सेल बना हुआ है, 3n सेल बना हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है। तो दूसरा जो फर्टिलाइजेशन बना हुआ है, 3 ट्रिप्लॉइड जो सेल बना है उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। अब एंडोस्पर्म के बारे में हम देखें, एम्ब्रॉय कैसे डेवलप होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले एंडोस्पर्म देखें तो एंडोस्पर्म होता क्या है, भ्रूण पोष इसी को बोलते हैं, भ्रूण का पोषण करता है, भ्रूण पोष। ये अब कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक हम भ्रूण कोष पढ़ रहे थे, अब भ्रूण पोष भी आ गया है, अर्थात जिसमें भ्रूण हो वो भ्रूण कोष और भ्रूण का पोषण करता हो वो भ्रूण पोष अर्थात एंडोस्पर्म। अब ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है सेलुलर और हेलोबियल, और एक और होता है पहला जो प्रकार होता है जो केंद्रक से बने होते हैं, सिर्फ केंद्रक के, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है, ये सभी अलग अलग पौधों में पाया जाता है, सभी एक ही में नहीं पाया जाएगा। हेलोबियल नाम इसलिए पड़ा है क्यों हेलोबियल्स पौधों में पाया जाता है इसलिए। अब ये है क्या चीज, तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे विभाजन होता है, केंद्रक और विभाजित होकर। मैंने पहले ही बताया भ्रूणपोष का मतलब यहाँ पर जो भ्रूण बनेगा जाइगोट से उसका ये पोषण करने का काम करता है, और बहुत सारे विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन जाता है, और केंद्रक बनने के बाद इसमें चारों तरफ भित्ति नहीं बनता, इसलिए कोशिका में परिवर्तित नहीं हो जाता है, यह सिर्फ केंद्रक की संरचना से बना होता है। तो इस प्रकार से जो एंडोस्पर्म बना हुआ है इसको कहा जाता है ये न्यूक्लियर कहते हैं। और सेलुलर प्रकार के जो एंडोस्पर्म है उसमें केंद्रक विभाजित होकर केंद्रक तो बन जाता है, साथ में केंद्रक बनता है तो उनके चारों तरफ कोशिका भी बन जाता है। इस प्रकार से ये कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। अगर ये कोशिकीय संरचना वाले बन जाए तब इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म है इस एंडोस्पर्म को कहा जाता है सेलुलर बोलते हैं ये। और हेलोबियल इसमें दोनों प्रकार का होगा, कुछ भाग केंद्रकीय होता है तो कुछ भाग सेलुलर भी होता है। कुछ कोशिका केंद्रक जो बना हुआ विभाजन से वो केंद्रक के रूप में रह जाता है, तो कुछ केंद्रक कोशिका में भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये तो दोनों प्रकार की संरचना देखने को मिलेगा, तब ये कहलाता है हेलोबियल प्रकार का। अर्थात 3N कोशिका से फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ संरचना 3N संरचना बना हुआ है, ये आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म का काम होता है भ्रूण का एम्ब्रॉय का पोषण करना, और 3 प्रकार का होता है। अब आइए जाइगोट से हम सीधे भ्रूण डेवलपमेंट की ओर आप सबको लिए चलें। भ्रूण डेवलपमेंट देखें, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास फर्टिलाइजेशन के बाद एक कोश की संरचना 2N जाइगोट बना हुआ है, हम जानते हैं इसको। तो ये भ्रूण का विकास एक पुष्पी पौधे, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में दोनों में अलग अलग होता है ना। तो हम देख ले द्विबीजपत्री पौधे में पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय को हम देखते हैं डाइकोट प्लांट में पहले देखते हैं। डाइकोट प्लांट में देखिए, अब जाइगोट है, ये जाइगोट युग्मनज, इसमें विभाजन होता है और 2 केंद्रक का निर्माण करता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय देखें हम, 2 केंद्रक बनता है, इनमें से ऊपर वाले जो है इसको टर्मिनल सेल कहते हैं, टर्मिनल सेल, और ये है बेसल सेल। ठीक है, टर्मिनल सेल है उसमें भी विभाजन होता है और बेसल सेल में विभाजन होगा। बेसल सेल देखिए, मैं इसको आगे और बता देता हूं। इसमें विभाजन से ये 2 कोशिका ही बनता है, ये भी आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ने के बाद जो टर्मिनल सेल है इसमें विभाजन होकर ये 2 कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, टर्मिनल सेल है। और इसका भी आकार बढ़ते जाता है, इसमें भी विभाजन होता है, 2 कोशिका बना। और आगे और देखते जाइए, टर्मिनल सेल है 2 कोशिका बना हुआ है, उसमें विभाजन हो जाएगा, तो 2 से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये कोशिका 2
2 CA 4। ऐसे ही ये बीच वाले जो संरचना बनता है, ये 5 से लेकर 10 तक की कोशिकाओं वाली संरचना बनता है। इसमें विभाजन होते जाता है और ये सस्पेंसर का निर्माण करता है। सस्पेंसर का काम होता है ये भ्रूण को अंदर की ओर, भ्रूण पोष में अंदर की ओर ढकेल देता है। और ये भ्रूण, यहाँ पर टर्मिनल सेल है, इनसे भ्रूण का विकास होगा। और जो बेसल सेल है, इससे विकास होता है। ये बड़ा कोशिका है जो पहले ही मैं दिखाया था। चलो इसको ऐसा सिंगल मान लें। उसके विभाजन के बाद इस प्रकार से ये संश्लेषण के विकास होते जा रहा है। यहाँ पर और देखें, फिर आगे चलकर देखते जाते हैं तो टर्मिनल सेल है जिसमें टेट्रॉड बना हुआ है, उसमें फिर से विभाजन होगा और विभाजित होकर ये 4 कोशिका बना हुआ है। ये 4 कोशिका से 8 कोशिका बन जाएगा। ये इस प्रकार से, और बेसल सेल से जो संरचना बन रहा है वो तो बन ही रहा है। इस प्रकार से आगे चलकर 8 कोशिका, 8 कोशिका से 16 कोशिका, और ऐसे ही कोशिकाओं के समूह बन जाता है और इसे डर्मेटोजन बोलते हैं। और आगे चलकर फिर उन्हीं से ये भ्रूण का विकास होता है। नीचे का भाग बेसल कोशिका से आप देखे हैं, ये सस्पेंशन का निर्माण करता है जो भ्रूण को एम्ब्रियो के अंदर ढकेल देता है। इसको बड़ा संरचना, ये संरचना का निर्माण होता है। ये भ्रूण है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस प्रकार से जाइगोट में विभाजन से बहुत सारे विभाजन होता है और विभाजन से उसकी संरचना बन जाता है। ये एक भ्रूण, ये सस्पेंशन, है और ये कोटिलिडन, बीजपत्र है, रूट एपेक्स है और रूट एपेक्स। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होते जाता है और अंततः यहाँ पर एक भ्रूण बनता है। इसमें प्लीरोम, पेरिब्लेम और डर्मेटोजन सभी का विकास होता है। उनसे एक पूर्ण रूप से भ्रूण बन जाता है। यही भ्रूण अंकुरित होगा, अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। अब आ जाता है एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास। हम देखें, एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास। मोनोकॉट प्लांट में देखें, मोनोकॉट प्लांट में देखें तो एक बात ये स्पष्ट याद रखें कि जिस प्रकार से हम डाइकॉट प्लांट में देखें तो उसमें एक प्रारूपिकी होता है, अर्थात एक निश्चित क्रम से विभाजित होकर या उसमें विकास होता है।